जो अच्छा काम ना करे उसको अपने वोट की ताकत से आप दंडित भी करो, उसको पनिश भी करो, उसको सजा भी दो, उसको हराओ। अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपका हर बात पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ हैं वैभव वालिया सर। सर कांग्रेस से एमएलए कैंडिडेट हैं। आज सर से बात करते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि आप आपने क्या देखा जो आप यहाँ पे एमएलए का इलेक्शन लड़ना चाह रहे हो? देखिए, ये जो विधानसभा है इसका नाम है धर्मपुर विधानसभा और ये उत्तराखंड की सबसे बड़ी विधानसभा है। मैं देहरादून में पैदा हुआ, देहरादून में पला बड़ा हुआ। मैंने कैमन हॉल से अपनी पढ़ाई करी, उसके बाद ग्राफिक वगैरह से अपनी ग्रेजुएशन की। फिर मैं दिल्ली गया, वहाँ से मैंने बीए किया और उसके बाद में मैंने बहुत से सामाजिक संगठनों में काम किया। कांग्रेस पार्टी से जुड़ के, कांग्रेस पार्टी के माध्यम से मैंने पूरे देश भर के अनेकों राज्यों में मैंने काम किया और विदेशों में भी लगभग 20 देशों में मैं गया हूँ। सारी देश दुनिया घूमने के बाद भी मेरे दिल में ये एक सबसे पहली चाह थी कि भाई कि जिस शहर ने मुझे सब कुछ दिया, जिस शहर में मैं पला बड़ा हुआ, उस शहर के लिए भी मैं कुछ बेहतरी के लिए कर सकूं। और देहरादून के अंदर तमाम विधानसभाओं में धर्मपुर विधानसभा सबसे बड़ी विधानसभा उत्तराखंड की और सबसे ज़्यादा बदहाल विधानसभा इस उत्तराखंड की अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। प्रदेश की राजधानी देहरादून में लोगों को उम्मीद करते हैं कि भाई के कम से कम जब हम स्कूल में थे, जब हम बड़े हो रहे थे, तब ये सुनते थे कि सड़क बिजली पानी राजनीति के मुद्दे हैं। और अब हम बड़े हो गए, हम लोगों ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, हम लोगों ने अपने कारोबार कर लिए, हम लोग राजनीति में आ गए और हम चुनाव लड़ने आए हैं। आज भी जो है वही इस मुद्दों से ऊपर नहीं उठ पा रही है पॉलिटिक्स। ये देख के बड़ा दुख होता है। और ये सारी चीज़ें देखते हुए जब हम सोचते हैं तो सिर्फ एक ही विकल्प बचता है कि आप खुद ही चुनाव लड़िए और खुद ही आप जो है प्रतिनिधि बन के इन चीज़ों में सुधार कीजिए। इसके अलावा कोई और जो है आप उम्मीद करें कि, क्योंकि तमाम नेताओं को देखते हुए यहाँ पे जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो बड़े बड़े वादे करते हैं, बोलते हैं कि भाई मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, लेकिन ज़मीन पे लोगों को चलने के लिए सड़क नहीं दे पाए हैं। हर जगह गंदगी है, हर जगह नशा बेचा जाता है, बच्चों के खेलने के लिए कोई प्ले ग्राउंड नहीं है। चक्का जाम से देहरादून का दम घुट रहा है। आप बड़े बड़े पुल बना रहे हो, दिल्ली से देहरादून नज़दीक कर रहे हो, लेकिन देहरादून में भी तो कुछ काम करो। शहर में कोई काम नहीं कर रहे हो। शहर में जो लोग हैं वो अगर एक 3 BHK मकान में आप 100 मेहमान बुला लोगे तो ना तो आप ढंग से रह पाओगे, ना ही वो मेहमानों की आप जो है अच्छी जो है खैर मकदम कर पाओगे। तो ये आपने देहरादून का हाल कर दिया है। शहर में आए दिन जो है किसी का गला काट दिया जाता है, आए दिन किसी को गोली मार दी जाती है। ब्रिगेडियर जोशी जो हमारे सेना में सेवा दे चुके हैं, वो सुबह 7 बजे मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं, 2 गाड़ियां आपस में आगे पीछे चेस करते हुए गोलियां बरसा रही हैं और उनमें से एक गोली बेचारे ब्रिगेडियर जोशी जिनका कोई लेना देना नहीं है उन्हें लग जाती है, वो हमें छोड़ के चले जाते हैं। अभी हमने देखा एक पुल प्रेमनगर का 1 साल लगा के पुल बनाया गया, 16 करोड़ रुपए उस पुल के आपने ठीक करने में लगाए और जो है 16 दिन भी वो पुल नहीं चला। तो हर फ्रंट पे युवाओं को आपने कोई काम नहीं दिया। बेरोजगारी जो है बेइंतहा है हमारे यहाँ पे। महंगाई का ये हाल है। हमारे टाइम पे 400 रुपये का सिलेंडर होता था कांग्रेस की जब सरकार थी। आज जो है वो सिलेंडर 1000 रुपये का 2500 रुपये में ब्लैक में लोग लेने को मजबूर हैं। उसके बाद भी पेट्रोल हमारे टाइम पे 64 रुपये था कांग्रेस के टाइम पे, आज 100 रुपये से पार है। उसके बाद भी प्योर नहीं है। उसके अंदर आप क्या क्या मिला के दे रहे हो, मिलावटी तेल से लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं। इतने मुद्दे हैं, ये सब देख के बहुत तकलीफ होती है हमें और हम चाहते हैं कि थोड़ी राजनीति जो है वो विकास की, ईमानदारी की, सच्चाई की वापस स्थापित हो। कई मर्तबा देखा गया है कि यहाँ पे जो विधायक हैं उनके पास में अगर कोई जाता है कि भाई आप मेरा कोई काम कर दीजिए, तो उनका जवाब ये रहता है, तूने कौन सा मुझे वोट दिया है, तेरे वोट से क्या मैं जीत के आया हूँ। आप पूरी विधानसभा के तमाम मतदाताओं के विधायक हैं। फिर भले उसमें से कुछ लोग आपको ज़्यादा प्रिय हों, कुछ लोग कम प्रिय हों, कुछ लोगों ने आपको वोट दिया हो, कुछ लोगों ने आपको वोट ना दिया हो। जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया है आप उनके भी विधायक हैं। मैं तो कहता हूं जो बच्चे 18 साल के नहीं हुए, जिन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है, आप उनके भी विधायक हैं। आपको उन सबके लिए काम करना है। लेकिन देखा ये जाता है कि विधायक जी कोई उनके पास आता है तो एक चश्मे से लोगों को देखते हैं। उनकी आंखों पे एक चश्मा पड़ा हुआ है। वो चश्मा है, पहले देखते हैं ये कौन से धर्म का है, फिर देखते हैं ये कौन सी जाति का है, फिर देखते हैं ये कहाँ रहता है, वहां से मुझे कितने वोट मिले हैं, कितने नहीं मिले हैं। जब आप के काम करने में आप जो है भेदभाव करते हो, आप और काम किसी के लिए भी नहीं कर रहे हैं,
भाई अगर आपको हिंदू धर्म के लोग प्रिय होते तो कम से कम हिंदू धर्म के लोगों के लिए ही कुछ करा होता। प्रदेश में अंकिता भंडारी जो है वो तो हिंदू धर्म की बेटी थी, जिसको जो है जिसके जो बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं वो तो हिंदू धर्म के भी हैं जो बेरोजगार हैं। तो काम तो आप किसी के लिए भी नहीं कर रहे हो। लेकिन तो ये सारी चीज़ें देख के हमें बहुत तकलीफ होती है, हमें बहुत दुख होता है, और इन चीज़ों के लिए हम काम करना चाहते हैं। दोबारा से ईमानदारी की, सच्चाई की राजनीति स्थापित करना चाहते हैं, शहर के लिए काम करना चाहते हैं। धर्मपुर विधानसभा को एक मॉडल विधानसभा बनाया जा सकता है। धर्मपुर विधानसभा क्यों चूज करी? तो और भी तो विधानसभा है। ये हम लोगों के जो पुश्तैनी रूप से जो हमारे परिवार हैं वो इस विधानसभा के अंदर निवास करते हुए आए हैं। आप देखेंगे कि सेवला कला में सारे वालियाज है, सेवला खुर्द में सारे वालियाज है, टन्नर रोड में सारे वालिया हैं। तो जितने देहरादून के अंदर जो पुश्तैनी वालियाज हैं वो इस विधानसभा के अंदर निवास करते हुए आए हैं। दूसरी बात है कि सबसे बड़ी विधानसभा ये है, और बीजेपी का भी जो सबसे बड़ा चेहरा देहरादून के अंदर है वो भी विनोद चमोली जी हैं। तो कम से कम अगर मतलब आपको किसी से चुनाव भी लड़ना है तो अच्छे आदमी के सामने लड़ेंगे, अच्छे आदमी को हराएंगे, तभी तो हमारा भी कोई नाम होगा, आप लोग भी कहोगे कि हाँ भाई कुछ अच्छा काम किया। नशा और रोजगार, इनमें सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? देखिए दोनों कनेक्टेड हैं। आप एक चीज को अकेले नहीं देख सकते हैं। आप किसी को बेरोजगार रखते हैं तो उसके पास में काम नहीं है, तो उसकी वजह से आप जो है, ताकि वो आपसे रोजगार ना मांगे, ताकि वो उसका फ्रस्ट्रेशन है, उसका जो गुस्सा है वो आप पे ना उतरे, आप उसे नशे की आग में झोंक देते हो। वो नशे में परेशान हो जाता है, लिप्त हो जाता है, तो वो रोजगार पे, महंगाई पे सवाल पूछने बंद कर देता है। तो ये चीज़ों को अकेले अकेले नहीं देख सकते हो। आपको जो यंगस्टर्स है उसको आपके सोचने का फर्क है। आप उसको एक एसेट मानते हो या लाइबिलिटी मानते हो, आप उसको अपनी कोई पूंजी मानते हो या आप उसको जो है एक वजन मान रहे हो कि ये जो है ये एक हमारे ऊपर एक बोझ है, तो आप उसको बोझ मान रहे हो। ये देखने का फर्क है। अगर आप उसको पूंजी मानते हो तो आप उसकी शिक्षा में धांधली नहीं करोगे। आप देखोगे कैसे पेपर लीक पे आज जो है क्या हाल हुआ है देश के अंदर, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ है। आप शिक्षा में बाजारीकरण नहीं करोगे, आप उसको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराओगे, आप उसको बेरोजगार नहीं छोड़ोगे, आप सोचोगे कैसे इसकी ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग किया जा सकता है। और अगर आप उसको नहीं करना चाहते हो तो आप फिर यही करोगे कि आप उनको या तो क्राइम में लगाओगे, नशे में लगाओगे। वो नशे में पड़ते हैं तो फिर आप देख रहे हो क्राइम का क्या हाल हो रहा है, क्राइम भी बढ़ रहा है। तो ये चीजें कनेक्टेड हैं, ये चीजें आइसोलेटेड नहीं देख सकते हो, अलग अलग नहीं देख सकते हो, ये जुड़ी हुई चीजें हैं। आप उस ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाओगे तो आपको जो है बेनिफिट होगा। आप देश प्रगति में उन लोगों को लगा सकते हो, देश भी आगे बढ़ेगा। और देश, देखिए लोग ही तो देश है ना। हमारे यहाँ 10 साल से डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार, और हमारे विधायक जी भी डबल इंजन की सरकार के हैं। फिर भी युवा जो है रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, और सड़कें टूटी हैं, हॉस्पिटल का पता नहीं है, मतलब सारी चीजें। इसके बारे में क्या बोलोगे आप? कहीं ना कहीं ये राजनीतिक व्यवस्था की एक बड़ी हार है कि सारे लोगों का बार बार भारतीय जनता पार्टी को जिताने के बावजूद भी जमीन पे लोगों को वो विकास नहीं मिला जिसकी जो है लोगों ने अपेक्षा की थी। मैं तो कैमरा लेके घूमता हूँ और लोगों को दिखाता हूँ कि मुझे कहीं विकास मिले इस विधानसभा के अंदर तो दिखाओ, मैं तो विकास को ढूंढ रहा हूँ। मुझे तो इस विधानसभा में विकास ही नहीं मिल रहा है। मैं जाके देखता हूँ, मुझे टूटी सड़कें दिखती है, मुझे गंदगी दिखती है, मुझे पुश्ते टूटे हुए दिखते हैं, लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ दिखता है, मुझे बेरोजगारी दिखती है, मुझे महंगाई दिखती है, मुझे चक्का जाम दिखता है, धूल मिट्टी दिखती है, नशाखोरी दिखती है, मुझे विकास ही नहीं मिल रहा है। तो आपने बोला स्वास्थ्य व्यवस्था, ये हाल तो प्रदेश की राजधानी का है, देहरादून कैपिटल है। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि पहाड़ी क्षेत्रों में क्या हाल होगा। राजनीतिक व्यवस्था का पूरी तरह से फेलियर है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पूरी तरह से लोगों के सामने आ गई है कि कैसे इन्होंने जो है सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम किया है, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम किया है, किसी के लिए कोई काम नहीं किया है। लोग हर तरह से परेशान हैं। तो ये सच्चाई है जमीन की, धरातल की। अच्छा, इसमें आपकी रणनीति क्या है? देखिए हमारी रणनीति ये है कि हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। हम प्रतिदिन विधानसभा के लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों से जाके प्रार्थना करते हैं कि लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी विपक्ष की है, लेकिन लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी लोगों की भी है। कि भाई के अगर आप लोकतंत्र को बचाना चाहते हो, संविधान को बचाना चाहते हो, अगर आप बदलाव चाहते हो, अगर आप बेहतर सुविधाएं चाहते हो, जमीन पे विकास चाहते हो, ईमानदारी की राजनीति चाहते हो, तो
जो अच्छा काम करे आप उसको वोट देके दोबारा से जिताओ, लेकिन जो अच्छा काम ना करे उसको अपने वोट की ताकत से आप दंडित भी करो, उसको पनिश भी करो, उसको सजा भी दो, उसको हराओ। तो जब तक नेताओं के मन में वोटरों का डर नहीं रहेगा कि यार ये मुझे हरा भी सकते हैं, ये मेरी कुर्सी जा भी सकती है, तब तक वो काम नहीं करेंगे। आपको आपने विनोद चमोली जी इंटरव्यू में कहते हैं कि अभी तो तुमने मुझे 10 साल और झेलना है। तो ये जो अहंकार है उनका, ये अहंकार इस चीज से आता है, उनको लगता है कि मुझे कोई हरा नहीं सकता। तो वो अहंकार जनता को तोड़ना पड़ेगा, जनता को वो अहंकार में गिराना पड़ेगा उनको एक बार, ताकि उनको भी ये सबक मिले कि लोकतंत्र में जनता बड़ी होती है, नेता बड़ा नहीं होता है। एक बात ये है, हमारी जो धर्मपुर विधानसभा है इसमें कहीं ना कहीं 40% मुस्लिम वोट है ना। और आपने देखा होगा किसी भी मतलब मुस्लिम मुद्दों में, मुस्लिम के किसी भी मुद्दों में कांग्रेस ने कभी आवाज नहीं उठाई। तो इसमें सवाल मेरा ये है, मतलब आवाम कांग्रेस को वोट क्यों दे? ये बात बिल्कुल गलत है। देखिए, आप ये देखेंगे कि आज के समय में हर एक शोषित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, मुस्लिम, दबे कुचले, पिछड़ी जाति के, दलित समाज के, आदिवासियों के हकों की लड़ाई अगर इस देश के अंदर कोई लड़ रहा है तो वो एकमात्र राहुल गांधी है। राहुल गांधी जी के अलावा इस देश में कोई एक आवाज नहीं है जो सबके हकों हकूक की लड़ाई जमीन पे लड़ रहे हैं। और नरेंद्र मोदी से डायरेक्ट लड़ाई अगर कोई लड़ रहे हैं तो वो राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा 4,000 किलोमीटर पद यात्रा इस देश के अंदर करी, उस यात्रा में मैं उनके साथ था, मैं भी पूरी 4,000 किलोमीटर पैदल चला। वो क्यों चले कि भाई ये नफरत की जो भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है उसके खिलाफ में हमने कहा कि हम मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं नफरत के बाजार में, तो वो हमने लड़ाई लड़ी। लोकसभा चुनाव के अंदर संविधान की किताब हाथ में लेके लोगों के बीच में कौन घूमा कि भाई ये संविधान को बचाओ जो हर एक के अधिकार सुनिश्चित करती है। भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा क्यों दे रही थी? वो राम मंदिर के नाम पे चुनाव क्यों लड़ रही थी? वो ये चाहती थी कि देश का संविधान बदला जाए और लोगों के हकों हकूक को उनसे छीने जाएं, जो संवैधानिक अधिकार हैं वो छीने जाएं। तो उसकी लड़ाई राहुल गांधी जी ने लड़ी। हम कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से जब भी कभी भी किसी के लड़ाई हुई है तो सभी धर्मों के लोगों के लिए लड़ाई लड़ी है, और खास तौर से मुसलमानों के हकों के लिए भी मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने, राहुल जी ने अभी हमारी मीटिंग में अल्पसंख्यक विभाग की ये बोला कि हमें जो है मुस्लिम को मुस्लिम बोलने की जरूरत है, अल्पसंख्यक बोलने की जरूरत नहीं। तो जब ये चीजें हम सुनते हैं तो हमें फक्र होता है हमारे लीडर के ऊपर कि हमारी पार्टी का एक ऐसा नेता है जो सबके विचारों को, सबके अधिकारों की लड़ाई लड़ता है और बेबाकी से लड़ता है और उसमें कोई इफ एंड बट नहीं करता है। तो आपकी बात इसलिए मैं जो है, माफ कीजिएगा कि इसलिए मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। आप सहमत नहीं हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अभी क्या हुआ, धार्मिक सरकार ने मदरसे सीज हुए, उसमें कांग्रेस की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई किसी भी तरह से। वो सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब कांग्रेस खामोश क्यों थी? 90% समथिंग वोट जो है वो मुस्लिम का कांग्रेस को जाता है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि मुस्लिम का वोट कांग्रेस को जाता है, और मैं इस बात से आपकी इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि कांग्रेस नहीं बोलती है। मैं हर इंटरव्यू में अपने बोलता हूँ कि भाई जिहाद शब्द का उपयोग इतना कोई देश के अंदर नहीं करता है जितना पुष्कर सिंह धामी करता है। जब भी उत्तराखंड के अंदर जो हमने ये भी बोला कि जो यूसीसी कानून लाया गया था उत्तराखंड के अंदर, हर चीज में जो है आपको जो है यही दिखता है। और यूसीसी से किसी के जीवन पे क्या फर्क पड़ गया? उत्तराखंड के अंदर क्या जमीन पे चीजें बदल गई? कोई फर्क नहीं आया। तो आपकी जो सारी नीति है, आप एक कम्युनिटी को विलन बना के वोट लेने की कोशिश करते हो, मेजोरिटी कम्युनिटी की। तो ये जो मेजोरिटी की आप पॉलिटिक्स करने की कोशिश करते हो, बहुसंख्यक की जो पॉलिटिक्स करने की आप कोशिश करते हो, अब लोग समझ चुके हैं और लोग ये चीज देख रहे हैं कि भाई आप अगर हिंदू धर्म के लोगों की भी बात करते हो तो राम मंदिर के नाम पे आपने इतना चुनाव लड़ा, इतनी बड़ी बात हुई, और भगवान राम के मंदिर में भी आपने चंदे की चोरी कर ली। बद्रीनाथ भगवान के धाम में भी जो है आपने चंदे की चढ़ावे की चोरी कर ली। केदारनाथ धाम में भी आपने जो है सोने की चोरी कर ली। तो आपने तो किसी के लिए भी कुछ नहीं किया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है वो सबके सामने आ चुका है। और दूसरी बात यह है कि आपने देखा होगा उत्तराखंड के अंदर ही कोटद्वार में एक लड़का दीपक कुमार, उसने जो है, कुछ बजरंग दल के लोग चले गए, उसने जो है वहां पे जाके ड्रामेबाजी करी और एक बाबा शॉप के नाम पे, क्लॉथ हाउस के नाम पे एक बेचारे बुजुर्ग को परेशान करने की कोशिश करी। तो एक इंसानियत की मिसाल बन के जो लड़का आया, मोहम्मद दीपक, उसने अपना नाम बताया पूछने पे, क्योंकि उनको लगा कि ये शायद कोई मुसलमान होगा जो मदद कर रहा है। वो हिंदू निकला तो इसलिए उन्होंने उसका नाम पूछा, तो उसने कहा मेरा नाम मोहम्मद दीपक है।
उसके बाद में यहाँ से जो है इतने सारे लोग चले जाते हैं, उसको जो है गालियां देते हैं, उसकी माँ के सामने उसको माँ बहन की गाली देते हैं। तो मैं उसको राहुल गांधी जी के पास लेके गया, मैं उसको स्वयं अपने साथ में, मैं उसको राहुल जी के पास लेके गया, राहुल जी से मैंने उसे मिलाया। तो आप ये नहीं कह सकते कि हम लोग जो है लड़ाई नहीं लड़ते हैं। हम लोग जमीन पे जो है जितनी लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं पार्टी की व्यक्तिगत तरफ सवाल से ही, तो मैं पार्टी का ही तो पदाधिकारी हूँ ना, मैं पार्टी में ही तो राष्ट्रीय संचार का सचिव हूँ ना। तो मैं कांग्रेस, मतलब कांग्रेस कोई एक व्यक्ति नहीं है, कांग्रेस में सारे हम लोग सब कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए जो है मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि देखिए, सब लोगों को समझदारी से चलने की जरूरत है। और यहाँ पे अगर आप स्थिति जमीन पे बदलना चाहते हैं, तो जो भी इस तरीके की बातें करके लोग भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ही मदद करते हैं। अगर आप कठिन से कठिन सवाल पूछिए, आपका ये काम बनता है, लेकिन जमीन पे जो भी इस तरीके की भाषा बोल के लोगों को कहीं ना कहीं भ्रमित करने का काम करेंगे, वो सारे लोग भारतीय जनता पार्टी की मदद करेंगे। क्योंकि चुनाव दो ही पार्टियों के बीच में होना है, कांग्रेस और भाजपा के बीच में ही चुनाव होना है। अगर आप वोट सारे इकट्ठे होके कांग्रेस को पड़ेंगे तो ही भाजपा हारेगी। अगर वोट दाएं बाएं छोटे मोटे इधर उधर कहीं भी जाएंगे, तो उससे फिर भारतीय जनता पार्टी का ही मदद होगा और भारतीय जनता पार्टी ही पुनः जो है कहीं ना कहीं इसका लाभ ले जाएगी। तो इसलिए हम सब लोगों को रणनीतिक तौर पे समझदारी के साथ में चुनाव में जाना है। भारतीय जनता पार्टी एसआईआर में किसके वोट कटाने की कोशिश कर रही है? क्या हम ये चीज जमीन पे नहीं देख रहे हैं? हम ये लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं? हम सारे लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको आपत्ति के नोटिस आए हैं हम उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। हम बीएलए से बात कर रहे हैं, हम सुपरवाइजर से बात कर रहे हैं। तो हम ये सब क्यों कर रहे हैं? अगर हम उनको गंभीरता से नहीं लेते तो क्यों करते? तो ये बात से मैं सहमत नहीं हूँ और हम अपनी तरफ से पूरा कोशिश करते हैं। कोई एक संदेश धर्मपुर की जनता के लिए? देखिए, धर्मपुर की जनता से साफ संदेश है, हम यहाँ के बेटे हैं, हम यहाँ के भाई हैं, हम यहाँ से पले बड़े हुए हैं, हम एजुकेटेड लोग हैं, शिक्षित नौजवान हैं, हम काम करना चाहते हैं। हमें एक मौके की दरकार है। हम आपसे एक अपॉर्चुनिटी चाहते हैं कि आप मौका दीजिए, हम इस विधानसभा को मॉडल विधानसभा बनाएंगे, इतना काम करके देंगे जितना काम इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। और लोगों का इज्जत कमाएंगे। जो नेताओं ने इज्जत खो दी है, कि लोग कहते हैं कि नेता चुनाव से पहले बड़ी वादे करते हैं, बाद में दिखाई नहीं देते हैं, वादे भूल जाते हैं, तो वो इज्जत दोबारा से कमाएंगे। आपसे प्रार्थना है कि अपने इस बेटे, अपने इस भाई को आशीर्वाद दीजिए। कोई 3 वादे आप ऐसे करके जाओ जो एमएलए बन के आप 1 साल में पूरे करोगे? मैं 3 वादे साफ-साफ कर देता हूँ। देखिए, एक सबसे पहली बात मुझे ये लगता है कि ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, जिससे जो है भ्रष्टाचार कम होता है। हम ये कह रहे हैं कि विधायक जी कितना पैसा कौन से मद में आया, कहाँ खर्च हुआ, किसी को नहीं बताते हैं। हम विधानसभा के अंदर जो है वेबसाइट बना के विधायक निधि को ऑनलाइन करेंगे। हम ये बताएंगे कि कितना पैसा कहाँ से आ रहा है और वो कहाँ लगाया जा रहा है, और लोगों को भी ये अपॉर्चुनिटी देंगे, ये मौका देंगे कि आपका अगर कोई ज़रूरत है तो आप वेबसाइट पे लिखिए, आपके वो काम को प्राथमिकता के आधार पे हम हल करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि हम एक कॉल प्रॉब्लम सॉल्व हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे। किसी की कोई प्रॉब्लम है वो हमारे ऑफिस में रजिस्टर कराए, 15 दिन के अंदर हम समस्याओं का समाधान देंगे। नहीं देंगे तो आपको फ़ोन करके बताया जाएगा कि आपकी प्रॉब्लम का क्या हुआ है। हम हेल्पलाइन जारी करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि हम किसी को भी चश्मे से नहीं देखेंगे कि भाई तुम कौन सी जाति धर्म के हो, तुम्हारे यहाँ से हमको कितना वोट मिला है, कितना नहीं मिला है। हम सबके लिए काम करेंगे। और जो सामाजिक माहौल खराब किया जा रहा है विधानसभा का, उस सामाजिक माहौल को हम ठीक करेंगे। ये हमारे 3 आपके माध्यम से वादे हैं। आपने 3 पूछे थे, आप ज़्यादा पूछते हम ज़्यादा भी बता सकते हैं। हमारे पास में बहुत लंबा चौड़ा मैनिफेस्टो है। हम सारी जगहों पे ज़मीन पे घूम घूम के हमने समस्याओं को ही देखते हैं और हम काम करना चाहते हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। बहुत अच्छा लगा मुझे आपके साथ बात करके। आज हमारे साथ थे वैभव वालिया सर। कोई भी बात हो, कोई भी सवाल हो, आप कमेंट करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।